हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि एयर फ्लो अगर इतना ही आसान होता तो आउट स्विंगर बॉलर विराट कोहली को कभी आउट नहीं कर पाता। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 मैक्रोटेक्स में। तो चलिए, अगर आज हम इंजीनियरिंग की सबसे फेमस इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन। तो आज हम इसको समझेंगे और सारे डाउट्स को चकनाचूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि हमारी जो बर्नौली इक्वेशन है वो कहां कहां हमसे झूठ बोला करती है, किस किस कंडीशन में झूठ बोला करती है, ठीक है, तो इसके बहुत सारे कंडीशंस आप पे लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी टर्म्स होती हैं वो एनर्जी पर यूनिट वेट्स को बताती है, एनर्जी पर यूनिट वेट को बताती है। ठीक है, तो अब एक एक टर्म को हम समझते हैं। सन 1738 में बर्नौली जो कि स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि हमको एक सामान्य मतलब जनरल एनर्जी इक्वेशंस दी थी। जनरल एनर्जी इक्वेशंस में क्या क्या बताया था उन्होंने, वो हम देख लेते हैं। जनरल एनर्जी इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी टर्म्स होती है वो होती है P बाई रो जी, और एक होती है हमारे पास V स्क्वायर बाई 2G, और एक होती है हमारे पास Z हाइट, जो कि इसका जो तीनों का जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, आइडियल कंडीशन की बात करें तो ये तीनों जो मैकेनिकल एनर्जी के जो टाइप्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो तीनों आपस में बढ़ेंगे कहीं घटेंगे, बढ़ेंगे कहीं घटेंगे, लेकिन जो टोटल एनर्जी रहेगी, जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक टर्म्स को हम समझते हैं। तो ये वाला जो टर्म होता है वो कौन सा टर्म होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, प्रेशर एनर्जी होता है हमारा ये वाला टर्म। ठीक है, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वही हमारा ये वाला टर्म बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला। अगर कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है या फिर कोई भी पॉइंट किसी पर्टिकुलर हाइट पे मेंटेन है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसमें कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो इन तीनों का सम जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये एनर्जी इक्वेशन आती कहां से है, इस एनर्जी इक्वेशन को लाने के लिए यूलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि अगर हम विस्कस टर्म्स को नेग्लेक्ट करें, है ना, और उसमें ग्रेविटी टर्म्स को लाएं और प्रेशर टर्म्स को लाएं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है उसको यूलर ने बताया, है ना, यूलर ने उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद एक जनरल इक्वेशन मिली जिसको हम बोलते हैं हमारा आइडियल बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो वो कैसे आया, उन्होंने वो कैसे बताया। सबसे पहले अगर हम बात करें dp बाई रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड, ठीक है दोस्तों, इसको जीरो के बराबर दिया है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने पे हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, बर्नौली की जनरल इक्वेशन मिलेगी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, चलिए, है ना। तो हमारा क्या मिलेगा, p बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और अगर हम दोनों पक्षों में क्या करें, g से डिवाइड कर दें, दोनों पक्षों में g से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि g तो कांस्टेंट ही रहता है ना, अर्थ पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमारा ही जनरल बर्नौली इक्वेशन आ जाता है। अब बात करेंगे कि इसका जो यूटिलाइजेशन होता है, इस एनर्जी को यूज करना कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, वो हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर हमारा कोई फ्लूइड है, फ्लूइड पार्टिकल है, किसी पाइप में अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, पाइप में फ्लो कर रहा है, तो पाइप में फ्लो करेगा तो उसकी कौन कौन सी एनर्जी उसके पास होगी। ठीक है, तो उसको समझने से पहले अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करें दोस्तों, क्रिकेट बॉल अगर कोई बॉलर फेंकता है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, उस बॉल के पास पहली होती है
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट से उसको फेंक रहा होता है ना। और टकराने से पहले, पिच पे टकराने से पहले उसके पास और कौन कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉल घूम रहा है तो, ठीक है। और उसके पास जब वो टकराता है तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस होता है बॉल, है ना, तो उस पर इलास्टिक एनर्जी भी आती है, ठीक है। और उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके सराउंडिंग, जो बॉल की सराउंडिंग जो एरिया है, जो सराउंडिंग जो स्पेस है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? प्रेशर एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना, जिसकी वजह से वो क्या होगा? स्विंग होगा, टर्न होगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली अगर हम इसकी बात करें, सिंपल अगर आइडियल फ्लो की बात करें, तो आइडियल फ्लो में हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है उसके पास हमारी मैकेनिकल में कौन कौन सी एनर्जी आ जाएगी? प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो अब ये जैसे ही क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा, क्रॉस सेक्शन जैसे ही रिड्यूस होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना, और उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उतनी ही प्रेशर एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, है ना। तो एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज कम हो रही है, तो क्या हो रहा है? एनर्जी टोटल तो कांस्टेंट ही रह रही है ना, हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रह रही है? कांस्टेंट ही रह रही है ना। फिर यहां पे क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन सडन से बढ़ गया, सडन से बढ़ गया। सडन से बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा यहां पे ढेर सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, मतलब सडन एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, है ना, तो प्रेशर एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब प्रेशर एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल थोड़ा स्लो भागेगा, है ना। तो इस तरीके से हम सारे टर्म को प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आप कहते हैं कि इसमें ये पाइप क्या है? हॉरिजॉन्टल है। पाइप हॉरिजॉन्टल होने का क्या मतलब है? कि ये जो पॉइंट जिस एलिवेशन पे है, ये वाला पॉइंट उसी एलिवेशन पे है, इसका हर एक पाइप का हर एक पॉइंट सेम एलिवेशन लेवल पे है, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज ही नहीं होगी, सेम रहेगी, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सेम रहने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब चेंज आएगा वो काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी बर्नौली इक्वेशन है वो कहां कहां अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, कौन कौन सी कंडीशंस पे अप्लाई नहीं हो सकती, है ना। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो समझ लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फ्लो होना चाहिए वो कौन सा फ्लो होना चाहिए? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। कौन सा फ्लो होना चाहिए? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अब सब लोग पूछेंगे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है? तो स्टेडी फ्लो और कुछ नहीं होता है। अगर फ्लूइड कोई प्रॉपर्टी को रख रहा है अपने पास, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो, है ना। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, जो भी उसके पास जो भी चीजें हैं, गुण हैं, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं, तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो प्रोसेस। समझ गए दोस्तों? आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा स्टेडी फ्लो प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो। फ्लो को क्या होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। मतलब कि जो अगर हमारा फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे क्या है? उसका कंप्रेशन, एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। मतलब उसकी डेंसिटी में क्या हो? चेंज नहीं आना चाहिए। उसकी डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब चेंज होना ही नहीं चाहिए, तभी वो जो कंडीशन होगी बर्नौली की तभी लग पाएगी। मतलब फ्लूइड क्या होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या होनी चाहिए? स्ट्रीमलाइन में फ्लो होना चाहिए। क्योंकि बर्नौली यूलर साइंटिस्ट ने बताया, यूलर साइंटिस्ट ने क्या किया? फ्लूइड का एलिमेंट लिया और उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन पे इंटीग्रेट किया गया है ना, तभी हमें जनरल बर्नौली इक्वेशन मिली है। तो पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन पे इंटीग्रेट करने पे ही मिला है। तो अगर फ्लो का स्ट्रीम लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, वो क्या होगा? अगर टर्बुलेंस आएगा, अगर स्ट्रीम लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बर्नौली इक्वेशन जो है वैलिड नहीं रहेगी, है ना। तो और क्या होना चाहिए? हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मतलब हीट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? हीट का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, है ना।
अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि अगर ये सारी चीजें होंगी तब हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, है ना, क्या इसकी कंडीशन होगी। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। और क्या होना चाहिए, विस्कस फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना, क्या नहीं होना चाहिए, विस्कस फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विस्कस फ्लो होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी के ग्रेडियंट्स आ जाएंगे, है ना, वेलोसिटी के ग्रेडियंट्स आ जाएंगे, हमारा जो प्रॉपर्टी होगा सेम नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो हमारा जो एनर्जी है, जो काइनेटिक पोटेंशियल जो हमारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, है ना, हीट में कन्वर्ट होगी तो हमारा वैलिडेशन नहीं होगा बर्नौली का, है ना। ये है जनरल बर्नौली इक्वेशन की कंडीशन, है ना। और बात करते हैं, कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं होना चाहिए, है ना, चाहे वो टरबाइन शाफ्ट वर्क हो और हमारा पंप वर्क हो, है ना, ये हमारा बीच में कहीं नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो है ये सारी कंडीशंस वैलिड अगर होंगी तो ही हमारा जनरल बर्नौली इक्वेशन आप लगा सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में, गेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का या फिर एसएससी जेई का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, अगर ये सारी कंडीशंस अगर नहीं दिया हुआ है, अगर ये बोला हुआ है कि फ्लो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, स्ट्रीमलाइन पे है, हीट ट्रांसफर नहीं है, नॉन विस्कस है ना, और सॉफ्ट वर्क नहीं है, तो आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए और अपना आंसर निकालिए, है ना। अब बात करते हैं एक एक करके कि सारी चीजें क्या क्या होती हैं, है ना। अब बात करते हैं विस्कस फ्लो के बारे में, है ना। तो जब भी हमारा कोई भी फ्लूइड है अगर आइडियली आता है, मतलब आइडियल फ्लो आता है, तो नो स्लिप कंडीशन तो यहां पे होती है, तो इसमें नो स्लिप कंडीशन तो आएगी नहीं, है ना। सिंपल हमारा एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो होगा, है ना, सिंपल स्ट्रीम लाइन में फ्लो होगा, वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, है ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी नहीं, है ना, तो ये आइडियल फ्लो हो जाएगा। यहां पे आप बर्नौली लगा सकते हो इस कंडीशन में, है ना, सिंपल वाला बर्नौली इक्वेशन। अब लेकिन अगर बात करें कि हमारा आइडियल फ्लो नहीं है, एक्चुअल फ्लो हो रहा है, बाउंड्री लेयर वाला कंडीशन आ गया, है ना, तो बाउंड्री लेयर में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी अगर हमारी चेंज होती जाएगी मतलब बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल आया, चिपक गया, तो हमारा फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस वाले रीजन में हम नहीं लगा सकते, है ना, इस वाले रीजन में हम नहीं लगा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है, फ्लूइड के बीच में, लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम विस्कस फ्लो बोलते हैं, है ना। अब ये हमारी लैमिनार हो सकती है, टर्बुलेंट हो सकती है ना, ट्रांजिशन जोन हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम में। तो ये हमारा जो है फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से हम इस जनरल बर्नौली को नहीं लगा पाएंगे। अब बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसकी जनरल जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, है ना। देखो क्या होता है, जब फ्लो हमारा क्या होता है, सबसोनिक होता है, तो सबसोनिक फ्लो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सबसोनिक फ्लो में भी कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है ना। तो जब फ्लो हमारा मैक नंबर, जो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमारा दोनों का जो रेशियो होता है मैक नंबर 0.3 से अगर ज़्यादा हो जाता है, क्या होता हो जाता है, 0.3 से जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारा कंप्रेसिबल जोन आ जाता है ना, मतलब डेंसिटी वहाँ पे चेंज होने लगती है, मतलब डेंसिटी का चेंज जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो धीरे धीरे करते 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 सोनिक तक आता है हमारा जो वेलोसिटी होता है, उसके बाद सुपर सोनिक हो जाता है। ये हम टर्म पढ़ेंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में, जब हम कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ेंगे, है ना। तो जब सुपरसोनिक फ्लो होता है तो सुपरसोनिक फ्लो में क्या होता है, सुपरसोनिक फ्लो में क्या होता है, शॉक वेव आती है। क्या आती है, शॉक वेव। अब बोलेंगे शॉक वेव क्या होती है। शॉक वेव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सडन कार जा रही है या सडन कार गई, अचानक से कोई 90 डिग्री टर्न आ गया या फिर कोई अचानक से रिस्ट्रिक्शन आ गया, उसके सामने कोई आ गया, है ना, तो कार वाले को सडन क्या होगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा, है ना। गाड़ी को जब रोकना पड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एयर जो है उसके सराउंडिंग में प्रेशर कम होगा, मतलब प्रेशर उसका क्या होगा, उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, है ना। सडन से गाड़ी रुक गई, सडन से गाड़ी रुक गई, मतलब एक शॉक वेव आ गया, है ना। तो चेंजेस यहां पे हो रहे हैं, है ना। तो अगर कंप्रेसिबल अगर फ्लो है, शॉक वेव आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये सारी जब
पैरामीटर जब बढ़ेंगे तो हमारा फ्लो क्या होगा, आइडियल नहीं रहेगा, है ना, फ्लो हमारा आइडियल नहीं रहेगा, कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। तो कंप्रेसिबल फ्लो में हम नहीं लगा पाएंगे बर्नौली, सिंपल वाला बर्नौली इक्वेशन। तो ये हमारा शॉक वेव में भी, सुपरसोनिक फ्लो में हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर फ्लो किसी पाइपलाइन में इस तरह से हो रहा है कि उसमें पंप वर्क दिया जा रहा है ना, पंप वर्क उसमें दिया जा रहा है, तब वो जाके फ्लो हो रहा है ना, और साथ में आउटलेट पे, मतलब जब पंप वर्क दिया जा रहा है उसके बाद हमारा उसको सॉफ्ट वर्क भी दिया जा रहा है ना। तो पंप वर्क दिया जा रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है बाहर से, एक्सटर्नल एनर्जी, और फिर एनर्जी मिल भी रही है आउटलेट पे। तो जनरल इक्वेशन हमारा यहाँ पे भी नहीं लग पाएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसका एक कंडीशन है जो मैं अब बताऊंगा। तो ये वाला एनर्जी इन और एनर्जी आउट, है ना, अगर हो रहा है, पंप वर्क अगर है, शाफ्ट वर्क अगर है, तो जनरल बर्नौली इक्वेशन में ये जो है गलत हो जाएगा, है ना, अगर हम ये टर्म, एनर्जी टर्म को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो, है ना। अब बात कर लेते हैं वेक्स, है ना। वेक्स जब बनते हैं, वेक्स क्या होता है आपको सबको पता है, बताएं वेक्स क्या होता है ना। वेग क्या होता है, अज्यूम कीजिए कि ट्रक क्या हो रही है, आपके सामने से अचानक से पास हुई, है ना, अचानक से पास हुई स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से। तो ट्रक के पीछे क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, ट्रक के पीछे एयर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा, स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि एडीज बनेंगे, फ्लो सेपरेशन होगा। तो फ्लो सेपरेशन होगा तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब कि जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा था सडन से वो क्या हो गया, पीछे आने लगा, बैकफ्लो होने लगा, है ना। तो फ्लो सेपरेशन एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आ गया, मतलब कि आगे का प्रेशर ज्यादा हो गया, पीछे का प्रेशर कम हो गया, और एडीज बनने लगी, और टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बर्नौली इक्वेशन इस रीजन में भी नहीं लग पाएगा, है ना, वेक्स वाले रीजन में भी नहीं लग पाएगा, है ना। तो ये हमारा फ्लो सेपरेशन में भी हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। अब बात करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इंजीनियर ने क्या सोचा इसके बारे में। अगर हमारी बर्नौली इक्वेशन अगर नहीं लग पा रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी कंडीशंस अगर आ रही हैं, तो इसमें क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो एनर्जी टर्म है ना, एनर्जी टर्म क्या था कि हमारा एनर्जी टर्म ये था, ठीक है, ये वाला एनर्जी इन था, है ना। तो ये वाला अगर एनर्जी इन था, तो इसमें अगर हम कोई वर्क दे रहे हैं, मतलब कोई अगर हम पंप से वर्क दे रहे हैं, मतलब एनर्जी हम इनपुट करा रहे हैं, तो यहां पे इनपुट वाली चीज को अब ऐड कर दीजिए, है ना, इनपुट वाली चीज को ऐड कर दीजिए, मतलब ये वाला जो पंप वर्क है इसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर टरबाइन वर्क है, मतलब वर्क हमें मिल रहा है, एनर्जी हमें मिल रही है ना, तो एनर्जी जब मिल रही है तो उसको आप आउटलेट पे ऐड कर दो, है ना, वो चाहे वो हीट लॉस के फॉर्म में मिल रही हो, हेड लॉस के फॉर्म में मिल रही हो, है ना, या फिर टरबाइन जो है आउटपुट हमें दे रहा हो, एनर्जी आउट हो रही हो, तो उसको आप क्या कर दो, आउटलेट पे, मतलब राइट हैंड साइड वाले पे आप ऐड कर दो, है ना। तो हमारा क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से इंजीनियर्स ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा, और इस इक्वेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन दिया, वो मॉडिफाइड वर्जन क्या है वो हम देखते हैं, है ना। मॉडिफाइड वर्जन, है ना। तो मॉडिफाइड वर्जन समझने से पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा हो, मतलब वेंचुरी मीटर आपने पढ़ा है, वेंचुरी मीटर में हम क्या निकालते हैं, फ्लो रेट को निकालते हैं, है ना। फ्लो रेट निकालते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले हमारा एक U2 मैनोमीटर होता है। U2 मैनोमीटर से क्या करते हैं कि जो हमारा ये मरकरी है, अगर मान लो ये मरकरी कॉलम है, इसका डिफरेंस क्या है, हाइट का डेल्टा एच है ना, ये डिफरेंस क्या है, डेल्टा एच है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, एच हमारा क्या होगा, डेल्टा एच एस मरकरी अपॉन एस फ्लूइड -1, है ना। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। एच निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारा फ्लो की इक्वेशन पता ही होगा, जो बर्नौली इक्वेशन डिराइव होता है, कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करके हम निकालते हैं वेंचुरोमीटर का फ्लो रेट, है ना। तो फ्लो रेट सिंपल, अगर इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड कैसे करते हैं, बाकी डिटेल में हम उसको समझेंगे बाद में, ठीक है। तो फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा, A1A2 CD √2GH अपॉन में √A1²
A2 स्क्वायर, है ना। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ना। और ये हमारा है यहाँ का थ्रॉट का A2 एरिया, और अगर इसका बात करें तो ये हमारा A1 एरिया है ना। इसका कुछ डायमीटर होगा, यहाँ थ्रॉट पे कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो इसको अगर इसमें हम रखेंगे, H निकालने के बाद इसमें जब हम रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, फ्लो रेट आ जाएगा, है ना। फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, है ना। तो ये हमारा बेसिक सिंपल है जो गेट के क्वेश्चन, गेट के एग्जाम्स में आता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, आइए, हाँ चलो, अब हम बात करते हैं कि इसका एक जनरल फॉर्म, मतलब जनरल फॉर्म तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखें जिसमें पंप वर्क भी दिया जा रहा है, मतलब पंप वर्क भी दिया जा रहा है, टरबाइन वर्क भी दिया जा रहा है, मतलब हीट लॉस भी हो रहा है ना, तो हेड लॉस भी हो रहा है। तो इस कंडीशन को अगर सॉल्व करना है, फ्रिक्शन अगर है, मतलब फ्रिक्शन के फॉर्म में हेड लॉस अगर हो रहा है, मतलब एनर्जी हेड लॉस में जा रही है, तो अब हम बर्नौली में क्या ऐसा टर्म लिखें कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। तो बात करते हैं P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G, P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G। अगर हमारा पाइप का 2 पॉइंट है मान लीजिए, है ना, कोई हमारा पाइप है, इस तरीके का कोई पाइप है मान लीजिए, है ना। ये हमारा पाइप है और यहाँ का पॉइंट और यहाँ का अगर मैं बोलूँ, और ये हमारा रेफरेंस लेवल है मान लीजिए, है ना, रेफरेंस लेवल है ना। तो ये हमारा Z2 हाइट पे है ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो Z1 हाइट पे है ना। तो अगर इसमें फ्रिक्शन हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस है ना, तो क्या होगा, Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस, है ना, प्लस हेड लॉस। तो मतलब जो हेड लॉस है हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में प्रेशर को ऐड कर देंगे, है ना। तो मतलब हेड लॉस को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक फ्रिक्शनल हेड लॉस वाला एक बर्नौली इक्वेशन, जिसको मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन भी कहा जाता है ना। तो मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, है ना। अब समरी देख लेते हैं कि कहां कहां हम इसको क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा शॉकवेव आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, है ना। पैरामीटर्स मतलब चेंज होने का मतलब एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और एनर्जी लॉस हो जाएगा, हीट लॉस होगा, है ना, हीट के फॉर्म में कन्वर्जन होगा। और अगर बात करें कि व्हाट इज HF क्या हो जाएगा, हीट फ्रिक्शनल हेड लॉस, है ना। मतलब कि पाइप अगर रफ है, स्मूथ नहीं है प्रॉपर, तो क्या होगा, हेड लॉस होगा उसमें, है ना। तो उसमें भी हम क्या नहीं लगा पाएंगे, बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाना है तो मॉडिफाइड वाला बर्नौली इक्वेशन जो मैंने बताया, उस इक्वेशंस को आप लगाइए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, है ना। तो जो एरा आ रहा है आजकल, जो एरा चल रहा है, आपने एनसिस सॉफ्टवेयर के बारे में तो सुना होगा। एनसिस सॉफ्टवेयर क्या करता है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस को यूज करता है। क्यों, क्योंकि जो रियल जो फ्लो होता है, वो रियल फ्लो क्या होता है, आइडियल नहीं होता, उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, है ना। इसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, उसके थ्रू हम कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि CFD सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एनसिस फ्लुएंट होता है ना। और जो एनसिस फ्लुएंट क्या करता है, CFD की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। स्टार CCM प्लस है ना। और जैसे कि बात करें कि मैशिंग, इसमें मैशिंग करते हैं पहले, है ना, सॉफ्टवेयर्स में। तो क्या होता है कि इसको नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस के लिए सॉल्व किया जाता है। अब ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या होती है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। इसका काफी बड़ा वर्जन होता है, और उसी नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस को रिजॉल्व करके उसका छोटा जो फॉर्म बनता है वो यूलर का फॉर्म बनता है ना। क्योंकि कुछ टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद हम छोटा फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करके ही जनरल बर्नौली इक्वेशन आती है ना। लेकिन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में सारे टर्म्स आ जाते हैं, विस्कस टर्म्स आ जाता है, और विस्कस टर्म्स आता है,
और कंप्रेसिबिलिटी आती है, अनस्टेडी वाला टर्म आता है ना। तो सारी चीज़ों को जब ऐड किया जाता है तो हमारा एक बड़ा सा एक बर्नौली इक्वेशन आता है, प्रेशर ग्रेडियंट भी आता है ना। तो ध्यान रखना, प्रेशर ग्रेडियंट का क्वेश्चन आ चुका है गेट एग्जाम में दोस्तों, और प्रेशर ग्रेडियंट निकालने के लिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अगर पेपर टफ बनता है तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का क्वेश्चन आना ही है, ताकि आप अगले वीडियो में हमारे देखेंगे कि उसको कैसे याद रखते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसको याद रखने की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। तो अब बात करते हैं एक एक करके। आइडियल बर्नौली जो होती है, आइडियल बर्नौली जो इक्वेशन होती है वो वेंचुरी में लग जाएगी, पिटआउट ट्यूब में लग जाएगी और फ्लाइट की बेसिक्स इक्वेशंस में लग जाएंगी, जो कि मैंने फ्लाइट का प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, विंग का, है ना, प्रोफाइल के बारे में, विंग के प्रोफाइल के बारे में, प्रेशर डिफरेंस के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है ना। तो ये सारा बेसिक्स लग जाएगा, है ना। पिटआउट ट्यूब जो हमारा वेलोसिटी मेजर करता है, हमारा वेंचुरी फ्लो रेट मेजर करता है ना, ये बेसिक्स में लग जाएगा, है ना, जनरल वाला। अब बात करते हैं फ्लूइड में अगर रियल एक्सटेंड आ रहा है ना, रियल एक्सटेंड में अगर पाइप फ्रिक्शन आ रहा है तो मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन जो मैंने बताया वहां लग जाएगा। हेड लॉस अब आउटलेट में मतलब दूसरे पॉइंट पे ऐड कर दो, है ना। और पंप वर्क है तो आप इनलेट पे क्या हो, इनपुट पे पहले पॉइंट पे उसको ऐड कर दो, है ना। टरबाइन वर्क है, टरबाइन एनर्जी दे रहा है तो उसको आउटलेट पे ऐड कर दो। तो इस तरीके से बैलेंस बन जाता है और मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन से आप इसको मतलब उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। और जब कंप्रेसिबल फ्लो आएगा तो मैक नंबर 0.3 से ज्यादा होगा, है ना। शॉक वेव्स आएंगी, गैस डायनेमिक्स प्रॉब्लम्स में हमारा कौन सा इस्तेमाल करेंगे, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, बर्नौली इक्वेशन वहां पे इस्तेमाल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विस्कस वाला टर्म आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, अनस्टेडी फ्लो आपने नेग्लेक्ट किया हुआ है ना। ये सारी चीजें आपने जब नेग्लेक्ट कर दी हैं तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि गेट में 2022 में आ चुका है, प्रेशर ग्रेडियंट का क्वेश्चन, है ना। तो ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, है ना। आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है साथियों, और आगे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से प्रेशर ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। चलिए, जय हिंद, जय भारत।